बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई। दायर लेटर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर सकता है। टीएमसी नेता रामेंदु सिन्हा राय को पश्चिम बंगाल पुलिस ने कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद जब रामेंदु सिन्हा राय को हुगली लाया गया तो लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। तृणमूल सांसद अभिषेक बैनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय पर धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले की जांच रिपोर्ट आज एसआईटी सीएम को सौंप सकती है। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हो सकती है एफआईआर। सोर्सेज से आ रही खबर के मुताबिक एसआईटी ने अयोध्या चढ़ावा मामले में जिन लोगों से पूछताछ की है उनसे अयोध्या नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है। श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर चल रही जांच के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात को मुख्यमंत्री ऑफिस ने शिष्टाचार मुलाकात बताया। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की पूरी जांच होनी चाहिए। यह 65 करोड़ लोगों का पैसा है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसी खबरों से लोगों की भावनाएं आहत हुई। महाराष्ट्र विधानसभा का 3 सप्ताह का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले कल चाय पार्टी रखी गई थी जिसमें विपक्ष शामिल नहीं हुआ। महाराष्ट्र के धाराशिव से सांसद ओम राज्य निंबालकर ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ लंबी चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में काम करेंगे। महाराष्ट्र के हिंगोली से सांसद नागेश आष्टीकर ने कहा कि मैंने विचारधारा नहीं छोड़ी, शिवसेना से शिवसेना में जा रहा हूं। काम के लिए सत्ता में होना जरूरी है। उद्धव ठाकरे 27 जून से 29 जून के बीच पार्टी छोड़कर गए बागी सांसदों के लोकसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। नेताओं से मुलाकात कर संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अलग ही अंदाज देखने को मिला। राहुल अपना काफिला रोककर एक चाय की दुकान पर पहुंच गए। यहां पर उन्होंने चाय पी और बिस्किट भी खाए। केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर के हालिया बयान से कांग्रेस हाईकमान नाराज हो गया है। थरूर ने भारतीय नाविकों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख की तारीफ की थी। केंद्र सरकार ने तुषार मेहता को लगातार तीसरी बार भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उनकी नई नियुक्ति 1 जुलाई 2026 से 3 साल के लिए होगी। गोरखपुर पुलिस ने फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य खुद को बैंक अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करते थे। लखनऊ के केजीएमयू के बाहर दबंगई का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग युवकों की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में गैंगरेप मामले में पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ पीड़िता के घर पहुंचे। साथ ही सिद्धार्थ नाथ पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश देते नजर आए। उत्तर प्रदेश के संभल में एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। छत्रपति संभाजी नगर के पैठण तालुका में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पश्चिम बंगाल मैनागुड़ी में NH-27 पर बस और लॉरी की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और 29 लोग घायल हो गए। राजस्थान के बीकानेर स्थित पीबीएम अस्पताल में दूसरी प्रसूता की भी मौत हो गई। रविवार को शारदा नायक ने इलाज के दौरान दम तोड़ा था। रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू गुरुद्वारा दमदमा साहिब में तनाव लगातार बना हुआ है। गुरुद्वारा में मौजूद निहंग सिखों से बातचीत की कोशिश की जा रही है। 16 जून 2026 को कर्णप्रयाग में निहंग श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के बीच प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। 27 जून तक लागू रहेगी धारा 163। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जमीन विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में किराएदार वेरिफिकेशन अभियान के दौरान पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े कथित स्लीपर सेल ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया। रेल मंत्री ने सीकर में प्रस्तावित खाटू श्यामजी सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन के लिए जमीन का निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ अश्विनी वैष्णव ने प्रोजेक्ट की समीक्षा भी की। 35 साल के बाद कई कश्मीरी पंडित परिवार कल बारामूला पहुंचे हैं और अपनी जमीन को नमन किया। स्थानीय मुस्लिमों ने पंडित परिवार का स्वागत किया। अमरनाथ यात्रा से पहले अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें भारतीय सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने भी हिस्सा लिया। बेंगलुरु के नागा सांत्रा मेट्रो स्टेशन पर एक साइन बोर्ड में आग लग गई। समय रहते आग पर काबू पाया गया, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा।
नोएडा के सेक्टर 9 में एक बिल्डिंग में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद बिल्डिंग से घना काला धुआं निकलता हुआ नजर आया। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल वन इलाके में आग लग गई। तेज गर्मी और हवाओं के कारण आग तेजी के साथ जंगल के अलग अलग हिस्सों में फैल रही है। हैदराबाद के मीरपेट इलाके के डेकोरेशन वेयर हाउस में धमाका होने से एक वर्कर की मौत हो गई। मृतक पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। हैदराबाद के आसिफ नगर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। 42 साल की एक महिला को कार ने टक्कर मार दी। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में रविवार को एक सी फूड एक्सपोर्ट फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। घटना में 2 महिलाओं की मौत हो गई। मुंबई के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ बैठक के बाद बेस्ट कर्मचारियों से हड़ताल वापस ले ली है। बैठक में कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए गए। असम सरकार और कामाख्या मंदिर प्रबंधन ने आज से शुरू हो रहे अंबुबाची मेला 2026 की तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसमें 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के बहराम गाला मंदिर में सालाना उत्सव मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मुंबई और पुणे में आखिरकार बारिश ने दस्तक दे दी है। मुंबई और पुणे के कई इलाकों में कल झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। तमिलनाडु के 5 जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। कल तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव से लोगों को जूझना पड़ा। दिल्ली में मानसून से पहले सड़कों के गड्ढे भरने का खास अभियान शुरू किया गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने मथुरा रोड पर चल रहे इस अभियान का जायजा लिया। सीबीएसई ने एकेडमिक सेशन के लिए अपने रिजल्ट के बाद की सेवाओं के तहत रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग प्रोसेस के नतीजे घोषित कर दिए। सर्जरी के बावजूद एम्बुलेंस से परीक्षा देने पहुंची छात्रा सृष्टि दुबे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट अभ्यर्थी सृष्टि दुबे के माता पिता से बातचीत की। नीट एग्जाम 5,500 से ज्यादा केंद्रों पर करीब 22.5 लाख अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। 1,38,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हुई। नेवी चीफ एडमिरल स्वामीनाथन का बयान, तेजी से बढ़ रही है भारत की युद्धपोत बनाने की क्षमता, स्वदेशी तकनीक पर जोर। खाद्य लेबल पर भ्रामक दावे करने को लेकर सीसीपीए का एक्शन। स्टोरिया फूड्स और इंग्लिश ओवन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। बीसीसीआई ने रविवार को इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम का ऐलान किया। शुभमन गिल कप्तान बनाए गए, श्रेयस अय्यर को उप कप्तानी दी गई है। अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल को टीम में जगह नहीं मिली है। यशस्वी को चोटिल विराट कोहली की जगह अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे टीम में चुना गया था। भारत को विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में पहली हार का सामना करना पड़ा। मैनचेस्टर में साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट से जीत को दर्ज किया। इंडिया ए ने फाइनल में श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर ट्राई सीरीज अपने नाम कर ली है। इंडिया ए 50 ओवर में 9 विकेट पर 377 रन बनाई। जवाब में श्रीलंका ए 47.1 ओवर में 311 रन पर सिमट गई। भारत की जीत के हीरो 15 साल के वैभव सूर्यवंशी रहे। उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों पर 94 रन की पारी खेली, 10 चौके और 8 छक्के भी लगाए। वैभव ने महज 11 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। स्पेन के लामिन यामाल ने रचा इतिहास। फीफा वर्ल्ड कप में गोल दागने वाले 8वें सबसे युवा खिलाड़ी बने। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज आकाशदीप का बेहद ही धूमधाम और पारंपरिक तरीके से तिलक समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन सासाराम में किया गया। भारत तिवारी एनकाउंटर पर आज सुनवाई संभव है। सुप्रीम कोर्ट में भारत एनकाउंटर के खिलाफ याचिका लगाई गई है। पुलिस ने भारत को मानसिक बीमार बताया था। दोषी पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। विपक्ष ने सीएम सम्राट चौधरी पर भी सवाल उठाए। उनकी तरफ से जो बयान दिया गया उसको लेकर भी विपक्ष लगातार सम्राट चौधरी को घेर रहा है। और बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आज इस मामले में लगाई गई याचिका पर सुनवाई हो सकती है। एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष सीएम सम्राट चौधरी पर सवाल उठा रहा है। कहा जा रहा है कि जब पुलिस ने भरत तिवारी को मानसिक रूप से बीमार बताया था तो एक दिन बाद ही उसका एनकाउंटर कैसे कर दिया गया।
एनकाउंटर के बाद भरत के गांव बिलौटी में मातम है, लोग गुस्से में हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बिहार पुलिस के खिलाफ ये भोजपुर का गुस्सा है। गुस्सा भरत तिवारी के एनकाउंटर के खिलाफ है। लोग एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। ये मैं है। हाँ, अरे यहाँ इधर तो नहीं, यहाँ सीने पे मारो। लोगों ने भरत के लिए कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी और न्याय की मांग की है। भरत भूखा न मर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गांव मोहल्ले से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आवाज उठ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में भरत तिवारी के कथित फर्जी एनकाउंटर मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई भी हो सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। एनकाउंटर के दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। याचिका में बिहार सरकार से जवाब तलब करने की भी मांग शामिल है। याचिका में यह भी कहा गया है कि भरत तिवारी की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी। ऐसे में उनके परिजनों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से गैरकानूनी है। आपको बता दें कि बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में युवक भरत तिवारी का 17 जून को एनकाउंटर किया गया था। गांव के लोगों का कहना है कि भरत लोगों की समस्याओं को सुलझा रहा था और बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों की आवाज उठा रहा था। बहुत अच्छे थे, सभी आदमी को दुख पीड़ा को समझते थे। भरत तिवारी अच्छा लड़का था। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। एकदम स्पष्ट है कि फेक एनकाउंटर हुआ है। सम्राट चौधरी जी को सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो गृह मंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी, और ये कोई पहली फेक एनकाउंटर नहीं है। ये मैं है। हाँ, अरे यहाँ इधर तो नहीं, यहाँ सीने पे मारो, मारो। हंसता है सब, ये सब भी जान रहा है कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा लाइन दूसरा है। भरत के पिता काशीनाथ तिवारी का कहना है कि उसे पैर में गोली लगी थी, हथियार डाल दिए थे, फिर जिंदा पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई। पुलिस ने एनकाउंटर से पहले भरत तिवारी को मानसिक रोगी बताया था। एनकाउंटर के वीडियो के आधार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। वो लड़का वो पिस्तौल फेंकता है पुलिस की तरफ, अब पुलिस उसको ले लेती है, कहता है ये लीजिए पिस्तौल, अब पुलिस ले लेती है और उसके बाद फिर कहता है कि हाँ ठीक है हमको ले चलिए। इतना तक वो लाइव वीडियो में है। और उसके बाद गोली मारी गई तो प्रथम दृष्टया इससे लगता है कि ये कोई एनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को गलत ठहराया है। एनकाउंटर संस्कृति डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए। एनकाउंटर संस्कृति से हमारे संविधान कभी आजादी नहीं देता एनकाउंटर के लिए। हमारा संविधान एनकाउंटर की व्यवस्था नहीं रखता है। यूपी में कितने फेक एनकाउंटर हुए हैं, सरकार के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर कितने लोगों की जान गई है। जब कभी भी जांच होगी तो न जाने कितने लोगों पे उंगली उठेगी। भरत तिवारी एनकाउंटर तूल पकड़ता जा रहा है। इस एनकाउंटर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और चलिए बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा मामले के इस पूरे विवाद पर। बड़ी खबर यह है, एसआईटी आज सौंप सकती है प्राथमिक रिपोर्ट। एसआईटी सीएम को सौंप सकती है रिपोर्ट। जिनसे पूछताछ हुई है उन्हें अयोध्या न छोड़ने का निर्देश दिया गया है। ये सोर्सेस के हवाले से खबर। श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की एसआईटी जांच के बीच चांदी की ईंटों का मसला भी सामने आया है। पुणे में रहने वाले विश्व सिंधी सेवा संगम के अध्यक्ष राजू मानवानी का दावा है कि उन्होंने संस्था की तरफ से 1-2 नहीं बल्कि पूरी 200 चांदी की ईंटें मंदिर निर्माण के समय दान की थी। और ये जो आप देख रहे हैं हमारे वरुण देवता की मूर्ति, इसमें 1 किलो चांदी की 200 चांदी की ईंटें हम लोगों ने आज रामलला मंदिर के अंदर आदरणीय चंपत राय जी को यहाँ डोनेशन दिया है कि वो हम चाहते हैं कि रामलला मंदिर में जहाँ यूज हो सके वहाँ यूज करें। मानवानी का दावा है कि एक ईंट की कीमत उस समय करीब 70,000 रुपए थी।
यानी कुल 200 चांदी की ईंटों की कीमत 1,40,00,000 रुपए थी। उन्होंने वीडियो और फोटो के जरिए ये दावा किया है कि ये ईंटें राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपी गई थी, लेकिन उन्हें आज तक ना तो कोई रसीद मिली, ना ही कोई जानकारी कि उन ईंटों का क्या हुआ। किसी का दिल न दुखे तो अगर वो यूज हुआ है तो बहुत अच्छा है, मिसयूज हुआ है तो मतलब वो नेचुरली कर तो अब कुछ नहीं सकते हम लोग, लेकिन दुख होगा कि जिस श्रद्धा के साथ दिया गया राम मंदिर के अंदर वो वहाँ पे यूज नहीं हुआ है। मतलब आप लोगों ने बार बार फॉलो अप भी किया कि आपके रिसिप्ट नहीं मिली या फिर चीज़ें, लेकिन आपको कोई रिस्पांस ट्रस्ट की ओर से नहीं मिला? सर कभी चंपत राय जी फोन उठाते ही नहीं है, या उनके कभी उन लड़कों के नाम मुझे याद नहीं है जो उस वक्त टीम उनके साथ में थी, जिन्होंने पूरी चांदी की 200 ईंटें गिन के डब्बों में डालकर सीधा उन्होंने वहाँ पे स्टोर रूम में पहुँचा दिए थे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज एसआईटी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्राथमिक जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। खबर है कि एसआईटी ने अयोध्या चढ़ावा मामले में जिन लोगों से पूछताछ की है उनसे अयोध्या न छोड़ने को कहा गया है। कहा जा रहा है कि प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। साथ ही मंदिर में नियुक्तियों और प्रबंधन के सिस्टम की पूरी समीक्षा हो सकती है। खबर है कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट के बाद बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है, जिनमें ट्रस्ट में शासन प्रशासन का हस्तक्षेप बढ़ सकता है। साथ ही सीईओ की नियुक्ति पर भी विचार हो सकता है। अयोध्या चढ़ावा मामले के बीच सीएम ने राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात की है। सीएम की अचानक मुलाकात को अयोध्या मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सीएम ऑफिस ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। इस बीच दान की चोरी मामले में सियासत भी जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि एसआईटी ध्यान रखे, कहीं जांच की रिपोर्ट ही चोरी न हो जाए। फिर कहेंगे 15 दिन और इंतजार कर लो। दिन इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि सबूत ठिकाने लगा रहे हैं। कन्नौज में पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को मजबूरी में एसआईटी गठित करनी पड़ी है। उन्होंने एसआईटी पर भी सवाल उठाए। साधु संतों की जांच अधिकारी कैसे कर सकते? साधु संत हमारे पूजनीय हैं। एसआईटी की जांच कौन करेगा? और इसीलिए डिले कर रही है, इससे सच्चाई बाहर आए। मंदिर विवाद मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के साथ बैंक के कई अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। और आइए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरें उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी आज सीएम योगी को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप सकती है। इस रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज होने की संभावना है। सूत्रों से खबर है कि एसआईटी ने जिन लोगों से पूछताछ की है उन्हें अयोध्या नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी जांच पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने कहा कि साधु संतों की जांच अधिकारी कैसे कर सकते हैं? साधु संत हमारे पूजनीय हैं। राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर चल रही जांच के बीच सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात की। सीएम ऑफिस ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन अचानक हुई इस मुलाकात को अयोध्या मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम योगी ने हमीरपुर में 636 करोड़ रुपए की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि जनता के एक वोट ने उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल दी है। सीएम योगी ने लखनऊ में जल संरक्षण पर बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सीएम ने मौसम की अनिश्चितता और संभावित कम वर्षा को देखते हुए जल संरक्षण पर जोर दिया। सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिया कि कहीं भी पीने के पानी की कमी नहीं होने पाए। प्रयागराज में नाबालिग के अपहरण और गैंगरेप के मुख्य अभियुक्त पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अभियुक्त मुशर्रफ के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। संभल के लेमन ट्री होटल में एक कॉलेज के पूर्व मैनेजर का शव मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की मौत कैसे हुई इसकी जांच की जा रही है। नोएडा के सेक्टर 9 में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूर दूर तक धुएं का गुबार देखा गया। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।
लखनऊ में केजीएमयू के बाहर दबंगई का एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग बेल्ट और डंडों से युवक की पिटाई करते दिख रहे हैं। यह वीडियो शनिवार का बताया जा रहा है। राहगीरों ने पिटाई का वीडियो बनाया। गोरखपुर पुलिस ने फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस गिरोह के सदस्य बैंक में फिक्स डिपॉजिट, पुराने नोट बदलने और अधिक ब्याज दिलाने के नाम पर लोगों को लालच देकर ठगी करते थे। और देखिए बड़ी खबर आपको बताएं, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में गणना में लगे करीब 40 कर्मचारियों को गणना के काम से हटा दिया गया है। यह अपडेट आ रही है। बैंक ट्रस्ट की ओर से नए गणना कर्मियों को लगा दिया गया है और उसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई शुरू होगी। तो आप देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि इस मामले में गणना में लगे करीब 40 कर्मचारियों को गणना के काम से हटा दिया गया है। बैंक ट्रस्ट की ओर से नए गणना कर्मियों को लगाया गया और उसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई भी शुरू होगी। और इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि आज एसआईटी की तरफ से प्राथमिक रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री को सौंपी जाए, क्योंकि जो प्राथमिक रिपोर्ट है वो तैयार हो गई है। अभी तक की जांच के बाद 3 सदस्यीय एसआईटी जो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पंकज चतुर्वेदी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या खबर है? जो अभी तक गणना में लगाए गए थे कर्मचारी, उन सभी को हटा दिया गया है। क्या वजह सामने रखी जा रही है? क्या पता चल पा रहा है? देखिए, जो गणना में कर्मचारी थे जिनसे पूछताछ हुई, जो संदिग्ध लगे, जिनके ऊपर आरोप है गड़बड़ी करने का, उन गणना कर्मचारियों को गणना के कार्य से हटा दिया गया है। चाहे वो बैंक के कर्मचारी रहे हों, चाहे आउटसोर्स के रहे हों, या फिर जो स्वयंसेवक ट्रस्ट की तरफ से लगाए गए थे, क्योंकि तीनों जगह से लोगों को गणना में लगाया गया था। अब उनकी जगह अन्य लोगों को गणना के कार्य में लगाया गया है। उनसे चीजें संदिग्ध थी, एसआईटी की पूछताछ में निकली, गड़बड़ी हुई थी। हालांकि पूरी रिपोर्ट सीएम को आज सौंपी जाएगी, माना जा रहा है एसआईटी की रिपोर्ट में। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा सकती है। रिपोर्ट के आधार पर सीएम की संस्तुति के बाद मामले को दर्ज भी किया जा सकता है, तब विवेचना और बेहतर ढंग से या फिर विस्तृत विवेचना की जा सकती है। फिलहाल आज सबकी जो नजर है वो एसआईटी की रिपोर्ट पे है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रस्ट के कुछ जो संदिग्ध है, जिनको एसआईटी को लग रहा है कि दोबारा पूछताछ उनसे की जा सकती है, उनको अयोध्या में बने रहने का भी निर्देश दिया गया है। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए पंकज।